राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की तमाम ग्राम पंचायतों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। पीएम ई स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप भी करेंगे लॉन्च। देश में लॉकडाउन को 1 महीना पूरा होने के मौके पर सरकार ने कहा, संक्रमण के प्रसार की रफ्तार को कम करने में मिली है कामयाबी। 19.89% की रिकवरी रेट हुई है हासिल। टेस्टिंग में पिछले 30 दिनों में 33 गुना का हुआ है सुधार। कोविड के खिलाफ जंग में देश को मिली एक और सफलता। पिछले 28 दिनों में कोविड का एक भी नया मामला न होने वाले जिलों की संख्या 4 से बढ़कर हुई 12। पिछले 14 दिनों में 78 जिलों में नहीं मिला कोई नया मामला। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 16,689। अब तक 686 लोगों की मौत, 4,324 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। कोरोना संक्रमित दूसरे व्यक्ति के ठीक होने के बाद त्रिपुरा बना तीसरा कोरोना वायरस मुक्त राज्य। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने सभी से की सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग के साथ की फोन पर बात। कोविड-19 महामारी को लेकर हुई चर्चा। सिंगापुर में भारतीयों का ख्याल रखने के लिए पीएम मोदी ने पीएम लुंग को कहा शुक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कोविड-19 के खिलाफ जंग में द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर की चर्चा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण हुआ शुरू। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 2 लोगों को दी गई वैक्सीन। वैज्ञानिकों को सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद। दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों की संख्या 27 लाख के पार। कोरोना की चपेट में आने से 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में सबसे ज्यादा करीब 50,000 लोगों की मौत। इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में कोरोना का कहर जारी। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय पंचायती दिवस है, जिसे लॉकडाउन की वजह से इस साल डिजिटल रूप से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी आज पंचायत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। पीएम ई स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। क्या कुछ है इस पोर्टल में खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर की ग्राम पंचायतों के साथ संवाद करेंगे। देश में लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। ई पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है, जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने और क्रियान्वयन के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक के सहारे नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए बेहतर कार्यों को मान्यता और पंचायतों को प्रोत्साहन देने के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता रहा है। इस वर्ष भी इस तरह के 3 पुरस्कारों, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार को संबंधित राज्यों या पंचायतों को प्रदान किया जाएगा। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर पंचायती राज दिवस को व्यापक स्तर पर एक भव्य आयोजन के रूप में मनाए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को डिजिटल रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जैसे एक भव्य इमारत के लिए मजबूत आधारशिला जरूरी है, उसी तरह देश के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे छोटी इकाई पंचायत को मजबूत करना जरूरी है। ऐसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी मानते थे और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। शायद इसीलिए पीएम पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने की
जोरदार वकालत करते हैं। कैमरामैन सुमित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को थामने के लिए सरकार ने बेहद तेजी से कदम उठाए हैं और इसका ही नतीजा है कि कोरोना नाम के इस वैश्विक संकट को भारत में काबू में रखने में काफी मदद मिली है। सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका है और इस दौरान देश की जनता ने सरकार के प्रयासों में पूरा सहयोग किया। इसी के चलते लॉकडाउन के दौरान संक्रमण फैलने की गति को स्थिर रखने में कामयाबी मिली है। साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि की गति में निरंतर गिरावट देखी गई है। तो लॉकडाउन का 1 महीना हो चुका है और लॉकडाउन के दौरान संक्रमण फैलने की गति को स्थिर रखने में कामयाबी मिली है। संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि की गति में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। 19.89% की रिकवरी रेट हुई है हासिल। टेस्टिंग में पिछले 30 दिनों में 33 गुना का सुधार हुआ है। संक्रमण के खतरे को न्यूनतम करने में भी कामयाबी मिली है। महामारी का प्रकोप बढ़ने की गति स्थिर बनी हुई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान 24% जांच की जा रही है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं भारत में कोरोना के मामलों पर। देश में इस वक्त 16,689 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से 686 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4,324 लोग इलाज के बाद कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, लिहाजा सरकार लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। और कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान संक्रमण फैलने की गति को स्थिर रखने में कामयाबी मिली है। सरकार ने अहम उपलब्धि इसे करार दिया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा गठित वरिष्ठ अधिकारियों के समूह की अध्यक्षता कर रहे पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा ने कहा कि महामारी का प्रकोप बढ़ने की गति स्थिर बनी हुई है। We've been able to cut transmission, minimize spread, and increase the doubling days. Second, we have been able to consistently ramp up our testing. And third, we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further, and anyway, whatever is required to be done, we will need to do. दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के खिलाफ देशव्यापी अभियान में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों वाला अध्यादेश जारी करने के लिए चिकित्सकों की ओर से सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर गुलेरिया ने संक्रमण के लक्षण उभरने के बाद भी संक्रमण की जांच के लिए मरीजों के देर से अस्पताल पहुंचने पर चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों से संक्रमण से बचने और दूसरों को बचाने के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में तत्परता दिखाने का आह्वान किया। आज जब हम अपने कोविड वॉरियर्स या कोरोना वॉरियर्स को अपलॉड कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं, हमें उसी तरीके से जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो सारी इस पैंडेमिक का एपी सेंटर हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको स्टिग्मेटाइज करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो वो बाहर नहीं आएंगे, टेस्ट नहीं होंगे, बीमारी जो है ज़्यादा फैलेगी और उनकी भी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी और वो हॉस्पिटल लेट आएंगे, जिससे मोर्टेलिटी भी बढ़ेगी। कोरोना संक्रमित दूसरे व्यक्ति के ठीक होने के बाद त्रिपुरा तीसरा कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। त्रिपुरा के कोरोना मुक्त होने पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जल्द ही पूरा भारत और फिर पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से मुक्त होगा। त्रिपुरा कोरोना मुक्त हुआ है। 2 पॉजिटिव केस से त्रिपुरा में हुई थी और दोनों के दोनों, एक तो पहले कोरोना मुक्त होके डिस्चार्ज हो चुके हॉस्पिटल से और दूसरी केस भी आज
डिस्चार्ज हो चुकी है। मैं इसमें पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं त्रिपुरा वासियों की तरफ से कि आपने जो मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को, दुनिया को दिखाया, उसी दिशा को सामने रखे त्रिपुरा की जनता ने ढंग से उस लॉकडाउन को माना। देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी पर लगे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन देश में के कई हिस्सों में उन पर हमले की खबरें सामने आईं। केंद्र की मोदी सरकार ने अब इन घटनाओं पर सख्त कदम उठाते हुए इनको गंभीर अपराध बना दिया है और गंभीर मामले में 7 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। डॉक्टरों ने मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों पर हमला करने वालों को अब 7 साल की जेल होगी। मोदी सरकार देश में डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों पर हो रहे हमले के खिलाफ जो अध्यादेश लेकर आई है वो अब लागू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी है। कानून का सबसे अहम पहलू ये है कि इसमें डॉक्टर्स को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए एक तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। देश भर के डॉक्टर्स ने मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। हम लोग तो उनकी भलाई के लिए उनके सर्च में गए या उनको समझाने गए या उनको क्वारंटाइन करवाने के लिए गए, लेकिन उनको समझाने के बाद भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं लोग, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बहुत अच्छा कानून है सर। एक कोरोना फाइटर जो आदमी जान बचा रहा है उसी पर हमला हो रहा है, सब बहुत गलत बात है सर। जान बचाने वाले से पिटेगा तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। कानून में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ समेत दूसरे सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है और ऐसे मामलों में मुकदमा 1 महीने में शुरू करने और 1 साल के भीतर केस का फैसला हो जाने का भी प्रावधान है। डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी तरह का हमला करेगा तो उसे अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि कोरोना से लड़ने में डॉक्टरों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन ये भी देखने में आया था कि देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों की टीम पर हमला किया गया था। उसी के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और एक ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई है, जिसके तहत अब अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों पर हमला करेगा तो उसे 5 लाख तक का जुर्माना अधिकतम और अधिकतम 7 साल जेल की सजा हो सकती है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मेरठ। कोरोना से लड़ने में किसान भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में किसान अपने खेतों में जाकर सोशल डिस्टेंस बनाकर देश के लिए खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। मेरठ में ग्राउंड जीरो से अनुज यादव की ये रिपोर्ट। खेतों में गेहूं की कटाई, आलू की खुदाई और गन्ने की छटाई करते ये किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए काम कर रहे हैं। इन्हें भी मालूम है कि कोरोना से लड़ना है तो दूरी बनाकर रखनी ही होगी। गांव में हम कपड़े से, गमछे से मुंह ढक के अपना सुरक्षा रखते हैं और जो मजदूर लोग हैं वो भी कपड़े से मुंह बांध के 1-1.5 मीटर की दूरी पे बैठ के काम कर रहे हैं और जो गाइडलाइन सरकार ने हमें दी हैं उनके अनुसार पूरा काम किया जा रहा है और सरकार का जो भी आदेश है उसका पालन किया जा रहा है। गन्ने की छिलाई चल रही है और हम आपस में बहुत दूरी रखते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं और कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हम चाहते हैं कि मोदी जी जितना हमारे वो कर रहे हैं हम भी उनका उतना ही साथ दें। किसान की फसल काटने, बोने का एक अनिश्चित समय होता है, इसलिए सरकार ने किसानों को खेतों में काम करने की छूट दी है। ऐसे में किसान न सिर्फ दूरी बनाकर रखते हैं बल्कि साफ सफाई, हाथों को धोना, मुंह पर गमछा पहनना, यहां तक कि सैनिटाइजर का उपयोग भी कर रहे हैं। ये किसान न सिर्फ खेतों में बल्कि अपने घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। किसान इस बात के लिए भी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि किसानों को खेती करने की न सिर्फ छूट दी है बल्कि सरकार उनकी फसल की भी खरीद कर रही है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें तो लॉकडाउन का ज़्यादा पालन किया जाता है। जो एक शर्तें रखी गई हैं कि इन शर्तों के तहत ही किसान काम कर सकते हैं, उसका किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन किसान करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस कोरोना लड़ाई से लड़ने में, इसको दूर भगाने में किसान भी अपना सहयोग दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। मेरी सहयोगी संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ।
और देश में जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी में लोग सख्ती से घरों के अंदर रहकर पालन कर रहे हैं। लखनऊ में लोग घरों से बाहर सिर्फ जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए ही जा रहे हैं। साथ ही लोग घरों से बाहर निकलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह ने लखनऊ में लोगों द्वारा कोरोना वायरस से जुड़े नियम का पालन करने का जायजा लिया। कोरोना वायरस का संक्रमण देश दुनिया में फैल रहा है। आज हम लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में, यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके गांव वाले ध्यान रख रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए। क्या कुछ इंतजाम करते हैं ये लोग? बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये, तुम समझो हमारे गांव जो है बहुत सुरक्षित काम होता है। ऐसा है जो लोग शहर जाते हैं रुपया में 75 पैसे जाते हैं, लेकिन जब वहाँ आते हैं तो बाहर बैठते हैं, उसके बाद गर्म पानी मंगाते हैं, उससे सब हाथ पैर धोते, कपड़े सब उतार देते, उसके बाद साबुन से नहाते हैं और नहा के कपड़े जो है सब छान डालते हैं। लोग यहाँ के गांव के लोग इतना तो समझते होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों से दूरी बनाना है और हाथ धुलना है, ये सब चीजें जानकारी है? हाँ, जानकारी है। 1 मीटर दूरी से हम लोग रहते हैं, ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं लगाते हैं। खेती किसानी का काम चल रहा है तो दूरी बना के रखते हैं। गेहूँ सफाई हो रही, भराई हो रही, रखे जा रहे हैं। खेती का काम है, अनाज बाहर पड़ा जिसे तो कोई किसान आदमी बटोरी तो। और दूसरी बात, अब किसान देहात में अगर नहीं करेगा तो करेगा क्या? जरूरी कपड़ा है, कोई वायरस जो है तो किसी का भाप लगे, किसी के नहीं, तो अपन दूरी से अपन काम कर रहे हैं खेती बाड़ी का। और आप कपड़ा बांधे हैं, कपड़ा बांधे बहुत संक्रमण ऐसे आप मुस्का लगा है, कोई कैसे लगा है, तो हम लोग दूर रहे। में किसान आदमी मजबूरी है तो गेहूँ अनाज है, बदली है, तो इसीलिए अपने लोग जो है धोर काम कर रहे हैं खेती का। तो गाँव के लोग भी सावधानी जानते हैं कोरोना से बचाव ही असली सुरक्षा है और इस सुरक्षा को लेकर सभी लोग सजग हैं। काम धाम तो होते हैं, लेकिन उन काम धामों में लोग दूरी बनाकर, मुंह पे कपड़ा बांधकर और हाथ धोने की सलाह देकर काम चला रहे हैं और इस जंग में सहभागिता कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। लॉकडाउन के समय किताबें आपकी बेहतर सहयोगी हो सकती हैं। समय बिताने के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारियों का स्रोत भी किताबें हैं। डिजिटल युग में भी किताबों की महत्वता कम नहीं हुई है। पेश है हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। किताबें किसी भी समाज के विचार और विकास के लिखित दस्तावेज होते हैं, जिनका मूल्यांकन दशकों तक समाज में बदलाव और विकास की भूमिका में किया जाता है। ऐसे में लोगों में किताब पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में विद्वान हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यूनेस्को भी हर साल विश्व पुस्तक दिवस मनाता है। कोरोना के कारण जब पूरी दुनिया परेशान है, लॉकडाउन के समय किताब आपके लिए बेहतर माध्यम है, समय बिताने के हिसाब से और जानकारी लेने के भी हिसाब से भी। हमें लगता है कि ऐसी स्थिति में, जबकि हमारे देश में, पूरे देश में लॉकडाउन है, हम लोग घरों के बाहर नहीं निकल सकते हैं और एक लक्ष्मण रेखा हमारे घर के बाहर है, तो ऐसी स्थिति में हमें बजाय दुखी होने के, परेशान होने के, हमें ये सोचना है कि इस समय का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। और ऐसे समय के लिए हमारे पास किताबों से अच्छा कोई दूसरा साथी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा सभी को एक एडवाइस है कि 1 ना 1 घंटा समय निकाल के किताबों के साथ जरूर समय बिताना चाहिए, क्योंकि किताब ही हमें हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, राजनीति, बड़ी बड़ी घटनाएं जो कभी इतिहास में घटित हुई थी और उनके कैसे समाधान निकाले गए और वो समाधान हमारे आज के परिवेश में कितने उपयोगी हो सकते हैं। भले ही आज के इंटरनेट फ्रेंडली वर्ल्ड में सीखने के लिए सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन इन सब के बावजूद जीवन में पुस्तकों का महत्व आज भी बरकरार है, क्योंकि किताबें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे सच्चे दोस्त का हर फर्ज अदा करती आई हैं। किताबें हमें ज्ञान देती हैं और उस ज्ञान को जीवन की परिस्थितियों में सही तरह से लागू करने का गुर भी सिखाती हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में खुद को हर हाल में आगे बढ़ाने का हुनर भी किताबें हमें सिखाती हैं। नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किताबों का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को चलाने के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ इंटरनेट या बिजली की भी। लेकिन किताबों के साथ ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के समय किताब आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। न केवल आपको जानकारी देगी बल्कि आपका समय भी गुजारेगी। इसलिए कहते हैं कि किताबों से सच्चा कोई दोस्त नहीं होता। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मेरठ।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमूल दूध के एमडी ने कहा है कि हम पूरी तरह से सैनिटाइज किए हुए टैंकर से 250 करोड़ लीटर अमूल दूध और उसके उत्पादों को प्रतिदिन देश के 10 लाख दुकानों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाते हैं। इसलिए दूध के बारे में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हर रोज किसानों से पूरे सेफ्टी मेजर रख के 2.5 करोड़ लीटर दूध कलेक्शन कर रहे हैं। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। पूरे हाइजीन के जो भी प्रिकॉशंस वो रखी जा रही हैं। उनको मास्क प्रोवाइड किया हुआ है। सब किसानों को उनको हैंड वॉश हो रहा है। जब वो दूध कलेक्शन देने आते हैं तो उस वक्त पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है। और यह दूध गांव से पूरे सैनिटाइज किए हुए रोड मिल्क टैंकर में हमारे 82 डेयरी प्लांट्स में आ रहा है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप दूध या दूध की किसी भी प्रोडक्ट की आपको पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। हम रोजाना तकरीबन 10 लाख शॉप्स पे भारतवर्ष में अमूल मिल्क और अमूल के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं। कोविड-19 के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच लोगों का ज्यादातर समय घरों के अंदर ही बीत रहा है, जिसके कारण मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में वृद्धि देखने को मिली है। हम आपको बता रहे हैं कि कितनी आसानी से यूपीआई के जरिए आप मोबाइल बैंकिंग के लिए अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं और घर पर बैठे ही बैंक से जुड़े कामकाज को आसानी से कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से कोई भी यूपीआई एनेबल्ड ऐप को डाउनलोड करो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लो, अब ऐप स्टार्ट करो। भाषा सेलेक्ट करो, सिम सेलेक्ट करो। जिस बैंक में तुम्हारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी को चुनना बेहतर होगा। अब एसएमएस के जरिए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करो। क्या बात है, एसएमएस से ही वेरिफिकेशन? लेकिन कौन सा बैंक? यूपीआई ज्यादातर बैंक्स में चलता है। बस अपना बैंक सेलेक्ट करो, अकाउंट सेलेक्ट करो, बस। यूपीआई पिन के लिए डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स और एक्सपायरी डेट अपने मोबाइल पे अपने यूपीआई ऐप में भरना पड़ेगा। क्या हुआ? डेबिट कार्ड भी पॉकेट मार ले गया? हाँ? अरे वाह, ओटीपी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। गुड। अब अपना यूपीआई पिन सेट करो, फिर से डालकर उसको कंफर्म करो। याद रखना, अपना यूपीआई पिन, ओटीपी और कार्ड की डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत करो। ठीक है मैम। हो गया? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। और कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वेबसाइट से देख लेना। मैम बस एक और सवाल, ये यूपीआई आईडी क्या है? यूपीआई आईडी आपकी पहचान है। इससे लोग आपको पैसे दे और मांग भी सकते हैं। समझ गए अब? एम्स रायपुर की तरफ से आयोजित सम्मेलन में भाग लेते हुए विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव टीएस त्रिमूर्ति ने सार्क देशों में कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले योद्धाओं को ट्रेनिंग दी। साथ ही उन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए एम्स रायपुर के डॉक्टरों का भी आभार जताया। It is indeed wonderful to see a large number of participants from SAARC countries, resulting in a vibrant and robust interaction after each session. At the Ministry of External Affairs, we are happy to be implementing Prime Minister Modi's vision of connecting and collaborating in this time of crisis and uncertainty. This program is meant precisely for this and for exchange of best practices for all of us to help combat COVID-19. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग के साथ कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बातचीत के बारे में बताते हुए ट्वीट किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। सिंगापुर में भारतीय नागरिकों का साथ देने और उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी कोविड के बाद दुनिया में स्थिरता और समृद्धि में अहम भूमिका निभा सकती है।
कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को निजात दिलाने के लिए गुरुवार से ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रायल शुरू हो गया है। ब्रिटेन में अप्रत्याशित तेजी से शुरू हुए मानव परीक्षण पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने परीक्षण में सफलता की 80% संभावना व्यक्त की है। ब्रिटेन में 165 अस्पतालों में करीब 5000 मरीजों का एक महीने तक और इसी तरह से यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संक्रामक रोग विभाग के प्रोफेसर पीटर हार्बी ने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल है। प्रोफेसर हार्बी पहले इबोला की दवा के ट्रायल का नेतृत्व कर चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 18,791 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1,40,000 लोग संक्रमित हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मामलों का आंकड़ा दुनिया भर में 27 लाख के पार जा चुका है। कोरोना के चलते अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 3,176 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही यहां पर मरने वालों की संख्या 49,804 हो गई है। यहां इस महामारी से 8.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। फ्रांस में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना से 516 लोगों की मौत हो गई है, जिससे देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,889 तक पहुंच गई है। वहीं यहां संक्रमित लोगों की संख्या 1,59,460 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को निजात दिलाने के लिए गुरुवार से ब्रिटेन में दुनिया के सबसे बड़ा ड्रग ट्रायल शुरू हुआ, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर परीक्षण चल रहे हैं। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को निजात दिलाने के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए चेहरे को मास्क या कपड़े से ढकना जरूरी है। ऐसे में घर में बना मास्क एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने अपने वीडियो संदेश के जरिए घर में मास्क बनाने की विधि को साझा किया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।